अब हम पढ़ेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत इन्वायरमेंटल इशू। इसके अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न कंपटीशन परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो विभिन्न वर्षों में आए हैं। ठीक है, इनका मैं अध्ययन कराने का आप लोगों को प्रयास करता हूं। ठीक है जी। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? पहले जल प्रदूषण का है निवारण एवं नियंत्रण, उसके बाद है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। तो आप लोग कहने चाहिए दोनों को याद करके रखेंगे, उनके सन को। ठीक है, पहला है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कब लाया गया था? तो 1974 में लाया गया था। ये सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा, ये कंपटीशन क्विज में आपको मिलेगा। क्लियर? सेकंड है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कब लाया गया था? तो 1981 में। जल प्रदूषण रिलेटेड है 1974 और वायु प्रदूषण रिलेटेड है 1981। उसके बाद एक और है, इसको कई बार पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो भारत में लाया गया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन की सांद्रता कम क्यों है? हम लोग ओजोन लेयर का अध्ययन किए थे, तो मैं आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते बताया था जो ओजोन लेयर में जो छिद्र हुए हैं, हमारे जो आसपास का जो मतलब जहां पर मानव की घनत्व अधिक है उनके ऊपर में ओजोन लेयर में छिद्र नहीं हुए हैं। ये छिद्र कहाँ हुए थे? ध्रुवीय प्रदेशों में, मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि ये देखा गया है जहां पर टेम्परेचर कम होती है, जहां पर CFC का उपयोग होता है, वहीं पर ओजोन लेयर में क्या बनते हैं? छिद्र बनते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं हमारे जो उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर बड़े बड़े कहना चाहिए बर्फ की चट्टान पाई जाती है। एक तो कहना चाहिए एंटार्कटिका महाद्वीप है जहाँ पर कोई मानव जनसंख्या नहीं है, उसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टान है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यही बर्फ की चट्टान पिघलने शुरू हो जाएंगे और पिघल कर सीधे समुद्र में आएंगे, तो समुद्र का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे समुद्र के किनारे में जितने भी जो टापू हैं वो पहले डूबेंगे, उसके बाद बड़े टापू डूब जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ओजोन में जो छिद्र हुआ है, तो जो कहना चाहिए जो उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है वहीं पर अधिक छिद्र क्यों हुए हैं? क्योंकि वहां पर ठंड होती है और वहां पर कहना चाहिए मान लो ये जल वाष्प से क्रिया कर लेती। तो उत्तर में दिया था CFC कहना चाहिए जल वाष्प से चिपक कर उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है और CFC में जो क्लोरीन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन सबसे अधिक उत्प्रेरक रूप में कार्य करती है जल वाष्प से क्रिया करके। क्लियर? आगे क्वेश्चन है चावल के खेत से निकलने वाले गैस का कौन सा नाम है? हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कहना चाहिए धान की खेती की जाती है। तो धान की खेती करते हैं तो वहां पर कहना चाहिए मेथेन गैस की उत्पत्ति होती है, CH4 की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो कोयले के खान होते हैं उसमें भी मार्स गैस की उत्पत्ति होती है CH4 की। और ये जो CH4 होता है ना, बायोगैस में कहना चाहिए यही 60% होती है। बायोगैस का उपयोग हम लोग घरों में करते हैं, गोबर की खाद डालकर कहना चाहिए बायोगैस उत्पन्न करते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 30 से 35% होते हैं और मेथेन गैस 60% होते हैं। और ये मेथेन गैस कहना चाहिए एग्रीकल्चर में भी उत्पन्न होते हैं, मतलब धान की कृषि में। और ये भी मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये भी एक कहना चाहिए गैस है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस ये भी है। मुख्य CO2 होती है और सेकंड CFC होती है। थर्ड में कहना चाहिए लगभग 16% के आसपास मेथेन गैस भी होती है। क्लियर? आगे है वायु प्रदूषण कम करने में सहायक है। तो आजकल वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए CNG लाए गए हैं, नेचुरल कंप्रेस्ड गैस।
आजकल जो बड़े बड़े शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पर सामान्य पेट्रोल डीजल नहीं बिकता है, वहां पर सीएनजी मिलती है, नेचुरल कंप्रेस्ड गैस। इनसे प्रदूषण, मतलब यहाँ जो पेट्रोल डीजल होता है उनसे कहने चाहिए प्रदूषण इसमें कम होता है सीएनजी से। क्लियर। आगे है, किसी नदी के जल की बीओडी कब बढ़ जाती है? बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी नदी के जल की बीओडी कब बढ़ जाती है? मतलब कोई भी वाटर जिसमें बीओडी बढ़ जाएगा तो वह वाटर उतना ही क्या है? पोल्यूटेड है। तो यदि कहना चाहिए उसमें कोई भी मल, मूत्र, डिटर्जेंट, रासायनिक पदार्थ यदि मिल जाएगा उस जल में तो उस जल की बीओडी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर। डीडीटी इसका फुल फॉर्म डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये रसायन में पहले पूछा जाता था 12वीं रसायन में। ठीक है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन ये एक कीटनाशी है। ये सामान्य रूप से जनरल मार्केट में नहीं मिलता है। ये कहना चाहिए बहुत ही कहना चाहिए प्रभावी कीटनाशक था। जब कहना चाहिए जब बने तब ये बहुत ही प्रभावी कीटनाशक थे, लेकिन ये कहना चाहिए वाटर, एयर, सॉइल्स तीनों को कहना चाहिए प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण इस पर रोक लगा दिए गए हैं। क्लियर। तो कहना चाहिए बड़ी तेजी से फूड चेन में प्रवेश करके, फूड चेन मतलब इकोसिस्टम में प्रवेश करके बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पैदा करते हैं। इसका कारण क्या है? मतलब इसका अर्थ यह है कि डीडीटी का उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं तो कैसे हमारे शरीर में पहुंच जाती है आसानी से, इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा गया है। तो ये कहना चाहिए पौधे के माध्यम से, मतलब उत्पादक में चले गए, उनके प्रोडक्ट फल में चले गए, धान, गेहूं, जो भी हार्टिकल्चर, उनको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमारे शरीर में आने के बाद ये वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है कीटनाशकों का बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर। आगे है ग्लोबल वार्मिंग गैस का केमिकल कंपोजिशन। आप लोग को मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार बताया हूं, तो जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस होती है उनका आप लोग रासायनिक संगठन देख लेंगे। 50% कार्बन डाइऑक्साइड, 20% CFC, 16% मेथेन और 7+7 मतलब N2O और O3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और O3। आगे है निम्न तत्व एवं उनके रोग। ये कहना चाहिए कॉलम ए कॉलम बी के रूप में आया था, मतलब जोड़ी मिलाना था। तत्व है और उस तत्व से होने वाले रोग। क्लियर। तो यहाँ पर है प्रथम में आर्सेनिक AS। तो आर्सेनिक से कहना चाहिए कौन सा रोग होता है? तो उत्तर में है ब्लैक फुट डिसीज। याद रख लेंगे, ब्लैक फुट डिसीज। सेकंड है मरकरी। इसको भी आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते बताया था। मरकरी मतलब पारा या पारद, HG। इनसे कहना चाहिए मिनी माता नामक रोग हुआ था। आजकल नहीं हो रहा है, एक बार कहना चाहिए केस मिला था। ये जो मरकरी है ये जापान की केस है 1950 के। ठीक है, ये जो मरकरी है ये कहना चाहिए घुलनशील होती है, मतलब द्रव रूप में पाई जाती है। ये कहना चाहिए किसी भी माध्यम से मछली के शरीर में प्रविष्ट कर गए और जो व्यक्ति कहना चाहिए उस मछली को भोजन के रूप में ग्रहण किए तो ये मानव शरीर में प्रविष्ट कर गया, जिसके कारण कहना चाहिए मिनी माता नामक रोग हो गया था। ठीक है, केवल इतना ही जानकारी दिया रहता है मिनी माता मरकरी से, लेकिन इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण में कहना चाहिए गूगल में लिखा रहता है कि इसमें सुनने और देखने की क्षमता कम हो गई थी। कई लक्षण थे, सुनने और देखने की क्षमता कम हो गई थी और हाथ, पैर और मांसपेशियों में भारी कमजोरी देखा गया। हाथ, पैर और मांसपेशियों में भारी कमजोरी, मतलब हाथ पैर कार्य नहीं कर पाते थे। क्लियर। आगे है नाइट्रेट NO3। NO3 से कहना चाहिए ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम और ब्लू बेबी सिंड्रोम आप लोग सुने होंगे, ये तो बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का अर्थ होता है ये जन्मजात हृदय रोग है। जन्मजात मतलब जन्म के समय से ही हृदय में होने वाली एक कहना चाहिए जन्मजात
हृदय संबंधी रोग है। इस रोग में क्या होते हैं, हृदय में छोटे से छेद बन जाते हैं। तो छोटे से छेद बन जाते हैं तो शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड में कहने की ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो चाइल्ड का जो स्किन होता है वो नीला हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इसी कारण इसको कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। त्वचा क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है, नीलापन हो जाती है, क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हार्ट में एक छोटे से छेद हो जाता है। हालांकि ये कहना चाहिए ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाते हैं या फिर जैसे जैसे बढ़ते हैं रिपेयरिंग द्वारा अपने आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन शुरू में ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। इसको दिया रहता है नाइट्रेट की कमी दिया रहता है। आगे है कैडमियम CD। कैडमियम ये भी कहना चाहिए जापान की ही केस है, ठीक है। कैडमियम कहना चाहिए ये भी किसी फिश में प्रविष्ट कर गए और फिश के माध्यम से मानव शरीर में प्रविष्ट कर गए, ठीक है। तो मानव में कहना चाहिए इटाई नामक रोग हो गए थे। ये इटाई वहां का कोई लोकल भाषा है जापान का, क्लियर। इसका लक्षण थे रीढ़ की हड्डी और जोड़ों में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों में दर्द होना, ठीक है जी। ये गूगल में मिलेगा, पुस्तकों में लक्षण नहीं लिखा रहता है। इसी प्रकार से F मतलब फ्लोराइड, इसका तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। ये बोन और टीथ को प्रभावित करते हैं, बोन टीथ मसूड़े को प्रभावित करते हैं, HF या फिर F, ठीक है। उसके बाद आगे है वायु प्रदूषण को कंट्रोल किससे कर सकते हैं। तो आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये अवक्षेपित करने वाले संयंत्र है जो इंडस्ट्रियल एरिया में लगाए जाते हैं। जो वायुमंडल में जो धूल के कण वगैरह होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, बड़े कण होते हैं, उसको ये क्या करते हैं, अवशोषित करने का कार्य करते हैं, क्लियर। ये नोएडा आसपास लगा हुआ है। उसके बाद है फोटोकेमिकल स्मॉग। इसमें कौन कौन सी गैस होती है, इसको भी कई बार पूछा जाता है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड से शुरू होता है। ये आगे चलकर कहना चाहिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, फिर O3 बनाएंगे, फिर पान बनाएंगे, PAN पान, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये बहुत ही हानिकारक है और ये सब मिलकर फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं, प्रकाश रासायनिक धुंध या फिर कोहरे बनाते हैं। इसका उदाहरण कहना चाहिए ठंड के समय दिखाई देगा, शीत ऋतु में। ये कहना चाहिए उत्तर भारत में ठंड के समय जब कहना चाहिए सुबह सुबह 9-10 बजे तक चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई देते हैं, उसी को फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है। ये कहना चाहिए श्वसन संबंधी दिक्कत पैदा करते हैं और पौधे में फोटोसिंथेसिस को भी प्रभावित करते हैं, क्लियर। इसके कारण कहना चाहिए जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, अनेक गाड़ियां अनेक एरोप्लेन रद्द हो सकते हैं। तो इसका आप लोग देख लेंगे कौन कौन सी गैस इसमें होती है, क्लियर। ये टेम्परेचर कम रहेगा तभी कहना चाहिए ज्यादा दिखाई देते हैं। गर्मी के दिनों में फोटोकेमिकल स्मॉग आपको दिखाई नहीं देंगे, क्लियर। आगे है बायो इंडिकेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बायो इंडिकेटर का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट प्रायिकता में दिया गया है पॉल्यूशन को पता करने के लिए, एयर पॉल्यूशन। दूसरा है खनिजों की उपस्थिति पता करने के लिए और तीसरा है ऑक्सीजन मांग के लिए। मतलब बायो इंडिकेटर एक कार्य नहीं है, इनके कई कार्य हैं, क्लियर। आगे है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड युक्त वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ये हमको पहले से पता है, ठीक है जी। इनके लिए लाइकेन जैसे कुछ पौधे होते हैं, असनिया, ये प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन था, शहरों में लाइकेन नहीं उगते हैं, कारण क्या है। शहरों में लाइकेन पौधे नहीं उगते हैं, उसका कारण यह है कि शहरों में SO2 युक्त क्या होते हैं, प्रदूषण होते हैं। जहां पर SO2 प्रदूषण रहेगा वहां पर लाइकेन नहीं उगेंगे। मतलब लाइकेन एक SO2 प्रदूषण का क्या है, ये एक बायो इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है, क्लियर। आगे है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल। इसको मैं आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते बताया था, वहां पर देख लेंगे कौन कहने चाहिए बायोडिग्रेडेबल है और कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिनका विघटन नहीं होता है, जैसे DDT है, विभिन्न कीटनाशक है, प्लास्टिक है, कांच है, एल्यूमिनियम है, ये सब कहना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
आगे है ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक कारण यह भी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस तो है, इसमें जो CO2 होते हैं सबसे अधिक होते हैं, और ये जो CO2 होते हैं हमारे छत में, मतलब ऊपर वायुमंडल में एक कांच की दीवार जैसे छत बना लेते हैं, जो सौर विकिरण से आने वाले विकिरणों को आने तो देते हैं लेकिन वापस जाने नहीं देते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। आगे है मानव के लिए सबसे घातक रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट या फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो उत्तर में दिया रहता है इंस्ट्रांशियम। ठीक है जी, इंस्ट्रांशियम 90। ये कहना चाहिए ब्लड कैंसर या लंग कैंसर। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते बताया था मैं, इंस्ट्रांशियम और सीजियम दोनों ही ब्लड कैंसर और लंग कैंसर उत्पन्न करते हैं, और जो आयोडीन 131 होते हैं वो थायराइड कैंसर उत्पन्न करते हैं। क्लियर। आगे है अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण SO2 और NO2 का मिश्रण, अम्लीय वर्षा। लेकिन याद रखेंगे SO2 इसमें 70% रहेंगे, NO2 30% रहेंगे। ठीक है। यहीं से एक बार और क्वेश्चन आया था अम्लीय वर्षा से रिलेटेड। अपनी जो कहना चाहिए आगरा का जो ताजमहल है वो पहले कहना चाहिए अधिक व्हाइट थे, दूधिया कलर के थे, वर्तमान में ये अपने व्हाइट कलर को खोते जा रहे हैं, बल्कि कहना चाहिए हल्का सा उसमें पीलापन आ गया। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है अम्लीय वर्षा, मतलब SO2 प्रदूषण। वहां पर ये उत्तर में नहीं था, उसका कारण ये बताया था आगरा से जस्ट आगे 55 किलोमीटर में मथुरा है, वहां पर एक तेल शोधक कारखाना है, एक बड़ी सी कहना चाहिए तेल शोधक कारखाना है। उस तेल शोधक कारखाना से SO2 युक्त कहना चाहिए प्रदूषण होती है। ठीक है, तो आप उसको मथुरा का तेल शोधक कारखाना कहिए, चाहे SO2 प्रदूषण कहिए या फिर अम्लीय वर्षा कहिए। क्लियर। आगे है 2012 में पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसको आप लोग को मैं बताया था कतर, लेकिन ऑप्शन में मान लो दोहा दिया गया था जब आया था। ठीक है, आप लोग को मैं कतर लिख दिया था। ठीक है, लेकिन कतर एक देश का नाम है, तो उसके दोहा राजधानी है, वहीं हुआ था। 2012 में पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कतर की राजधानी दोहा। उससे पहले 2002 में कहना चाहिए डरबन, साउथ अफ्रीका। उसके बाद आगे है 2,4 डाई क्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड या 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड क्या है, तो ये कहना चाहिए वीट कंट्रोल, खरपतवार का नियंत्रण करने वाले ये प्रभावी रासायनिक पदार्थ है, मतलब कीटनाशक है। आगे है यूट्रोफिकेशन क्या है, सुपोषण भी कहते हैं इसको, मैं आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते बताया था सुपोषण या फिर यूट्रोफिकेशन। उसमें यह बताया था, मान लो कहने चाहिए हम लोग ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, जल में ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो पौधे का वृद्धि तो होगा, उत्पादक का वृद्धि तो होगा, लेकिन वो सभी ऑक्सीजन को उपयोग कर लेते हैं, तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, BOD की मात्रा बढ़ जाएगी और जलीय जंतु मरने लगते हैं। इसी को सुपोषण या फिर यूट्रोफिकेशन, मतलब पौधे को लाभ लेकिन जलीय जंतु को हानि होगा उसमें। आगे है नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना कहाँ कहाँ हुआ था। नाभिकीय संयंत्र मतलब न्यूक्लियर टेस्ट से संबंधित है। ठीक है, मतलब जो संयंत्र होते हैं उसमें कई बार दुर्घटना हो जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं, तो वहां पर रासायनिक गैस का रिसाव होता है और कई हजार व्यक्ति डेथ हो जाते हैं। ठीक है, तो दो घटना विशेष रूप, कई घटना है लेकिन 2 घटना का ज्यादा उल्लेख मिलता है। एक है भोपाल का जो 1984 में हुआ था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में, जिसमें मिक नामक गैस का रिसाव हुआ था। इसको कई बार पूछा गया था कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ, तो उत्तर याद रखेंगे मिक, MIC, मिक मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। ये जल वाष्प से क्रिया कर लिए थे, उसका प्रभाव आज भी है। दूसरा है चेरनोबिल घटना, ये यूक्रेन का एक स्थान का नाम है, यूक्रेन। ये 1986 की बात है, तब उस समय रूस बोलते थे। ठीक है, रूस विघटन होने के बाद 11 छोटे छोटे देश में बदल गए, तो उसमें एक कहना चाहिए यूक्रेन है। यूक्रेन का चेरनोबिल में हुआ था 1986 में, इसको भी पूछा गया था। नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना हुआ था यहाँ। आगे है वायु प्रदूषण में पाए जाने वाली प्रमुख धातु, तो वायु प्रदूषण में पाए जाने वाली धातु का नाम बताना है, मतलब लेड। ये जो ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री होते हैं, जो हम लोग वाहन चलाते हैं, ठीक है, उसमें जो धुएं निकलती है उसमें लेड पाई जाती है, PB।
आगे है PAN पान, यह कौन सा प्रदूषक है? तो उत्तर में लिखा रहता है यह द्वितीयक प्रदूषक, मतलब प्राथमिक नहीं है, तृतीयक नहीं है, अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष नहीं है। पान PAN ये द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है, क्योंकि ये पहले हाइड्रोकार्बन बनती है, फिर बाद में O3, फिर बाद में ये बनते हैं, इसी कारण इसको कहना चाहिए द्वितीयक प्रदूषक माना गया है। क्लियर। आगे है BOD का मापन किस लिए किया जाता है? BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो जल शुद्ध है कि नहीं है, जल में कितने कहना चाहिए, क्या क्या पदार्थ है, कितनी अशुद्धि है, कितने जैविक पदार्थ है, यह सब पता करने के लिए BOD का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। यह माना जाता है फ्रेश वाटर में BOD का मान कितना होना चाहिए? 1 ppm होना चाहिए। यह जितनी अधिक बढ़ती जाती है उतने जल क्या होती जाती है? प्रदूषित होती जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण का प्रभाव सबसे पहले कहाँ दिखेगा? ये क्षेत्रीय हरी पौधों पर। जैसे मान लो हमारे आसपास कहना चाहिए फैक्ट्रियां लगा हुआ है, तो कहना चाहिए जो प्रदूषण दिखेगा तो जो फैक्ट्री होती है, जो उनके जो क्षेत्र होते हैं वहीं पाए जाने वाले हरे पौधों में सबसे पहले दिखाई देगा। क्लियर। उसके बाद है अम्लीय वर्षा कौन से प्रदूषण का उदाहरण है? अम्लीय प्रदूषण तो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को व्यक्त करता है, ठीक है, लेकिन ये तीनों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये वायु प्रदूषित है। क्लियर। आगे है भवनों को बचाने के लिए कौन सा पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है? जो भवन होते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वहां भी कुछ कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है बीम उठाते समय, तो वहां पर एल्ड्रिन नामक इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है, एल्ड्रिन। आगे है पेट्रोल डीजल के दहन से उत्पन्न होने वाली प्रमुख पॉल्यूटेंट। पेट्रोल डीजल का दहन होने से, आप लोग को बताया था मैं, जो ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री होते हैं इसके अंतर्गत वाहन आते हैं और वाहन में पेट्रोल और डीजल का उपयोग होता है। ये वायु प्रदूषण के लिए 75% योगदान ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री का होता है, और उसमें सबसे अधिक होता है 77% CO कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। क्लियर। उसके बाद उसमें हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं। क्लियर। आगे है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984, और इसमें मिक नामक गैस का रिसाव हुआ था और ये जल वाष्प से क्रिया किए थे। क्लियर। ये किससे क्रिया किए थे ये क्वेश्चन था। जो मिक नामक गैस का रिसाव हुआ था किससे क्रिया किए थे? तो जल वाष्प से क्रिया किए थे। क्लियर। मतलब वायु वगैरह से नहीं दिए थे, जल वाष्प से क्रिया किए थे। क्लियर। वाटर वेपर। आगे है यूट्रोफिकेशन, मतलब सबसे पहले या फिर निम्न में देखा जा सकता है। यूट्रोफिकेशन अभी आप लोग को बताया था मैं, मतलब पौधे की वृद्धि होगा लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑक्सीजन पौधे उपयोग कर